अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज जमान। नाजरीन, पाकिस्तान में कोरोना भी आया और उसके बाद कोरोना वैक्सीन भी आई। आज हम बात करेंगे कि कोरोना वैक्सीन किस तरह काम करती है और जो पहले ही मरीज हैं ब्लड प्रेशर, शुगर के, हेपेटाइटिस के, उनके जिस्म में ये कैसे काम करेगी। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में आज खास तौर पे मदु किया है। वो एक यंग साइंटिस्ट भी हैं, स्कॉलर भी हैं और उनके मोर देन 10 इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी हैं। मेरी मुराद जनाब मियां तैयब साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि हम मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं कोरोना की वजह से। जो मास्क का असल मकसद है वो पूरा हो रहा है? जो हमारे पास ये मास्क आ रहे हैं, कोई कुछ कहता है जी कि गाड़ी में बैठ के लगाएं, जी पब्लिक प्लेस पे भी लगाएं, आप अकेले बैठे हो तब भी लगाएं। क्या ये बताएं कि इसका किन किन औकात में आपको मास्क इस्तेमाल करना चाहिए, और जो मास्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका असल मकसद पूरा हो भी रहा है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ साहब, जहाँ तक मास्क की यूटिलाइजेशन की बात है, तो बेसिकली मास्क का जो एक मकसद था वो ये था कि कोविड का जो वायरस है, बेसिकली हम वायरस को देखते हैं तो वायरस का जो जीनोम साइज़ है या वायरस का जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है डिफरेंट वायरसेस का, अगर हम देखते हैं तो उनका साइज़ काफ़ी स्मॉल है। ठीक है, छोटा साइज़ होता है, आम आँख से तो वैसे भी आपको पता है नज़र नहीं आता। तो जब हम मास्क को बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं कि वायरस जो है डायरेक्टली आपकी बॉडी तक पहुंच ना सके। ठीक बिल्कुल। है, बेसिकली हमारा काम प्रोटेक्ट करना होता है ह्यूमन बॉडी को किसी भी फॉरेन जीनोम से, किसी भी फॉरेन पार्टिकल से। तो डिफरेंट टाइप के मास्क आप लोगों ने देखे भी होंगे, कुछ सर्जिकल मेडिकल के हवाले से मास्क हैं। बल्कि जब कोविड आया तो हमने देखा पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे किस्म के कपड़े और चीज़ों को एज आ मास्क इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जो शायद महज़ब दुनिया में पॉसिबल ही नहीं होता। तो अगर हम उस मास्क की बात करें जिसको स्टैंडर्ड मास्क भी कहा जाता है, जिस तरह N95 मास्क है, फिर उसके बाद KN भी आ गया 95, देन आपके पास ट्रिपल लेयर मास्क, मेडिकल सर्जिकल मास्क जिसे आप कहते हैं वो आ गया। डिफरेंट टाइप के मतलब मास्क आपके पास मौजूद है। तो हर जो मास्क है उसका एक फाइबर है, बेसिकली वो फाइबर स्ट्रक्चर है जिससे वो बना हुआ, उसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो जहाँ तक मास्क के उस स्टैंडर्ड की बात है, तो हम उसमें जो फाइबर बेसिकली जो इस्तेमाल किया जाता है, तो उस फाइबर को, उस कपड़े को जिससे वो मास्क बना हुआ होता है, उस कपड़े का कुछ कह लें कि पोर साइज, कुछ उसके अंदर सुराख होते हैं। अगर हम उसको थोड़ा सा आसान अल्फाज के अंदर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हर जो फाइबर है उसका जो नेट एक पैटर्न बना हुआ है, उसके अंदर पोर्स होते हैं, मतलब सुराख होते हैं। सुराख होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, आपने ज़ाहिर है उसको जब मुंह के ऊपर लगाना है तो लगाने के बाद आपको सांस भी तो आना चाहिए। तो वो वैसे वैसे एयर टाइट हो गया तो आपको सांस नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए उसके अंदर पोर्स, सुराख होते हैं। अच्छा, अब सुराखों की जहाँ तक बात है, तो हम अगर मास्क, डिफरेंट मास्क के हवाले से अगर मैं बात करूँ जनरली, तो जो इनका जो पोर साइज़ है वो 0.3 से ऑलमोस्ट 10 माइक्रोन तक होता है इसका साइज जो। ठीक है, अगर हम वायरस पार्टिकल की बात करें तो वायरस पार्टिकल जो साइज होता है, पार्टिकल का साइज वो काफ़ी छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि आप उसे नैनोमीटर्स के अंदर आप उसको मेंशन कर सकते हो, देख सकते हो। अब इतना स्मॉल साइज होने की वजह से उस पोर के अंदर से वायरस का गुजर जाना पॉसिबल है। जाहिर है एक चीज़ अगर 3.3 माइक्रोन है और पॉइंट थ्री से ये 10 माइक्रोन तक अगर इसका ये पोर का जो साइज एक्सीड कर रहा है, और जो वायरस है उसका जो साइज है वो 0.3 से बहुत छोटा है। ठीक है, 0.3 माइक्रोन से बहुत बहुत छोटा है। छोटा साइज है। अगर आप उसके डिफरेंट वायरसेस के डिफरेंट साइजेस हैं, अगर हम बड़ा वायरस भी देखें तो उसका साइज भी इससे बहुत ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो वायरस बड़ा इजीली उसके अंदर से आपकी बॉडी तक, आपकी सांस की नाली तक, अगर कोविड के हवाले से देखें तो चूंकि उसका काम ही सांस के रेलिवेंट है, तो आपके नोज और आपके मुंह तक वो पहुंच सकते हैं। लेकिन होता ये है कि अगर हम वायरस को देखें, यहाँ पे जो एक कह लें कि जो पीछे जो फिनोमिना है,
जिसके बिहाफ के ऊपर ये अक्सर हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो क्लेम करते हैं कि जी ये 95%, जिस तरह आप N95 के हवाले से है कि 95% ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकता है आप तक आने से, ये इन्फेक्शस मटेरियल को रोकता है कि वो आप तक आए, आप तक अप्रोच होने से वो रोकता है। तो बेसिकली वो इस बिहाफ पे बात की जाती है कि वायरस कभी भी अकेला एक जिस्म से, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ ट्रैवल नहीं करेगा। जाहिर है जब भी वो ट्रैवल करेगा तो उसके साथ कोई स्पूटम, कोई म्यूकस, कोई चीज साथ होगी, कोई ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल होगा जिसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट करके अगले इंसान तक वो जाएगा, चाहे यानी वो कि छींकने से, कोई मीडियम यूज होगा मीडियम तो कोई ना कोई यूज होगा। तो ठीक फिर वो एक बंदे से दूसरे बंदे तक या जाएगा। आप उसे दूसरे अल्फाज मीडियम या वेक्टर, आप कुछ भी आप उसे नाम दे सकते हैं, उसी के जरिए वो नेक्स्ट इंसान तक जो है वो ट्रैवल करेगा, वो जाएगा। अब जो भी वो मीडियम होगा, पार्टिकल होगा, डस्ट पार्टिकल हो, सैंड पार्टिकल हो, म्यूकस में म्यूकस हो, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो उसके ऊपर उसके साथ वो लग के आगे उसने ट्रैवल करना है, तो जाहिर है उसका साइज माइक्रोन से तो कहीं बड़ा होगा, डेफिनेटली ठीक है। माइक्रोन से बड़ा होगा। तो अच्छा, एक मेन पॉइंट और दूसरी चीज उसमें ये है कि देखें कि अगर उसके अंदर वो पोर है, सुराख है उस मास्क के अंदर, जिस हम पोर साइज की बात कर रहे हैं, तो अगर तो वो उसके बिल्कुल डोमेन के सीध में हो, देन तो पॉसिबिलिटी है कि उस पोर के अंदर से गुजर के उस ह्यूमन बीइंग को जाके वो इन्फेक्ट करते। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। वो जाहिर है कि उस जिस तरीके से वो आके वो चीज़ गिरेगी, तो जाहिर है कि उस पोर के बिल्कुल सीध में नहीं होगी, वो कोई ना कोई पैरेलल नहीं है, या तो वो इंक्लाइंड प्लेन बनेगा या कोई ना कोई उसका एंगल बन रहा होगा उसके साथ, जिस वजह से डायरेक्टली वो उस होल के अंदर से गुजर नहीं सकेगा। और तीसरी चीज़ के जब भी आप मास्क को यूज़ करते हैं तो बेसिकली उसकी 2 या 3 लेयर्स होती हैं, उसकी वजह से भी बहुत सी पॉसिबिलिटी होती है कि वो कहीं दरमियान में कहीं रुक जाएगा। और फिर उसका जो फाइबर यूज़ किया जाता है मास्क का, वो फाइबर ऐसा होता है कि उसकी कोशिश वो इस तरह का बनाया जाता है कि वो हाइड्रोफिलिक टाइप होता है, कि यानी वो उस पार्टिकल को, उस म्यूकस को अपने साथ अटैच कर लेता है, उसको आगे पेनिट्रेट अपने ऊपर उसको चिमटा लेगा, अटैच कर लेगा, जिसकी वजह से वो आगे चीज़ ट्रैवल नहीं करेगा। तो ये बेसिकली इसका जो प्रोसीजर है। हाँ, बाकी ये है कि मास्क के हवाले से कि जो हमारा एक स्टिग्मा भी बन चुका है, और यानी काफी कि लोग कह रहे हैं कि जी आप गाड़ी में बैठ के भी, अभी कईयों को वो प्रॉब्लम होती है सांस की। अब गाड़ी में हीटर भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, और लोगों ने वो 2 लोग बैठे, और मैंने तो खुद भी ये जज किया कि एक बंदा भी बैठा होता है, उसने भी मास्क लगाया है। क्या अकेले बैठ के भी मास्क लगाना चाहिए, या कोई बंदे बैठे हैं, एसी चल रहा है या गाड़ी में या हीटर चल रहा है, तो फिर भी आप मास्क आपको नुकसानदेह है या नहीं? मैंने अक्सर लोगों को ये चीज़ देखी है कि मास्क जो है वो रात को सोते हुए भी लगाते हैं, ठीक है। मतलब मीडिया ने इतना लोगों को डरा दिया है, और डर का बिजनेस भी हमने देखा पाकिस्तान में स्पेशली, कि लोगों ने, मैंने जिस तरह स्टार्ट में बात की कि बहुत सारे कपड़े जो आम हम शायद वैसे यूज़ नहीं करते उसको फेंक देते, उसको भी काट काट के मास्क बनाए गए। खैर उसकी क्वालिटी तो एक साइड पर रह गई। अब इसकी वजह से होता ये है कि आपने मास्क को यूटिलाइज करना है जब आप गैदरिंग में मौजूद है, ठीक, अगले को प्रोटेक्ट करें, खुद को प्रोटेक्ट करें। अगर आप खुद अकेले हैं, ये 1-2 बंदे हैं और आपका डिस्टेंस ऑलमोस्ट इतना है कि आप दूर बैठे हुए हैं, तो काफ़ी है आपके लिए। आप वैसे ही बगैर मास्क के भी अपना टाइम जो है वहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। यानी कि ये जो कह रहे हैं कि 5-6 फीट का फासला, हाँ 6 जी। फीट के अब वो 3 फीट पे आ गया है। हाँ जी। तो क्या इतने दूर वो, जो जैसे हम बात कर रहे थे कि वो डस्ट पार्टिकल से इतना दूर वो ट्रेवल कर सकता है? बेसिकली ये डिपेंड करता है कि किस वेक्टर के ऊपर वो चीज़ लग के, वो वायरस लग के ट्रैवल कर रहा है। जितना उसका साइज इंक्रीज करता जाएगा, उसी लिहाज से उसका ज़ाहिर है कि जो रेडियस है दूर जाने वाला, वो उतना ही उसका काम होता चला जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि वैसे ही मास्क को इतना यूटिलाइज करना आपकी खुद सेहत के लिए बहुत नुकसान है। बल्कि मैंने लास्ट टाइम एक रिसर्च भी, इसराइल को मैं वैसे अच्छा नहीं समझते, तो उनकी एक साइंटिस्ट की मैंने देखी थी कि स्पेशली वो लोग जिस तरह यंग टीनेज और बच्चे स्पेशली, कि जिनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी फास्ट है, ठीक है, जिनके अंदर नर्वस सेटअप जो है अभी बनना है या बन रहा है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि अभी स्ट्रेंथन होना है, ठीक है, नशोनुमा उसकी होनी है, क्योंकि ब्रेन के सेल्स काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अब हम बच्चों को स्पेशली, बल्कि ये CDCs जो है उसकी बकायदा रिकमेंडेशन भी है कि 5 साल से कम उम्र बच्चों को आप ना लगाएं मास्क जो है।
अच्छा, और स्पेशली और उस एज के लोग जिनको, जिस तरह आपने सांस का इशू बताया कि जिनको सांस का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी बाकायदा उसको इस्तिस्ना हासिल है जो हमारे सदरों को और बाकी लोगों को होती है। तो खैर मास्क के हवाले से उनको इस्तिस्ना है। अच्छा, और दूसरा ये है कि इसका इस्तेमाल बगैर किसी वजह के आपको, आप अगर आप देखें मास्क को अक्सर हम लोग वैसे भी देखते हैं, बाइक वगैरह पे जाते हैं, हमने कोई कपड़ा भी ऊपर अगर अपने ऊपर लगाया हुआ हो तो आपकी जो सांस है वो प्रॉपर बाहर नहीं निकलती। एक्सहेल जो आप सांस बाहर निकाल रहे होते हो वो प्रॉपर बाहर नहीं जाता, आपका मुंह और नोज अक्सर गर्म रहता है। अगर आप मास्क लगाओगे तो उसकी वजह से भी इस एरिया का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक प्रॉब्लम। दूसरी ये है कि प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जाएगी और आपके अंदर जब आप दोबारा इनहेल करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भी आएगी, वही बिल्कुल। जो आपने एक्सेल की हुई होगी। अब उसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज करेगा, आपके ब्लड के अंदर इसका लेवल इंक्रीज करेगा, इसकी वजह से आपको बहुत से प्रॉब्लम्स आती हैं। इवन आपको लंग्स के इश्यूज आते हैं, ठीक है। फिर इवन कॉमा, डायरिया और बहुत सी प्रॉब्लम्स। इवन बल्कि मैं एक दो रिसर्चेस देख रहा था, स्पेशली ये यूरोपियन मेडिकल जर्नल था, उसका मैं देख रहा था कि डेथ तक के केसेस जो हैं ये देखे गए हैं इसकी वजह से, एक्सेसिव यूज ऑफ मास्क की वजह से। यानी कि इस्तेमाल करना चाहिए हाँ। लेकिन कम करना चाहिए। जहाँ पे ज़रूरत है, जिस हद तक ज़रूरत है, आप उसको सिर्फ उतना ही इस्तेमाल करें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जी। अच्छा सर, कोरोना वैक्सीन आ चुकी है लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर, हेपेटाइटिस, शुगर के एक मर्ज बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। अच्छा, इसके साथ भी ये वैक्सीन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? अगर साइड इफ़ेक्ट है भी तो उसकी रेशो कितनी है, तनासब कितना है साइड इफ़ेक्ट का? बेसिकली जब कोविड आया, तो कोविड आने के बाद चूंकि हमारे पास जो सिचुएशन है कि वैक्सीनेशन जब भी बनाई जाती है उसको कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। उसके लिए ऑलमोस्ट हमें कह लें कि एक स्टैंडर्ड जो है या एक एवरेज जो देखी जाती है वो ये है कि तकरीबन आपके पास कोई 18-20 मंथ का एक टाइम पीरियड होना चाहिए वैक्सीन को प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर सिचुएशन ये है कि चूंकि एमरजेंसी कंडीशन थी, एमरजेंसी कंडीशन की वजह से कोविड के हवाले से वैक्सीनेशन की ज़रूरत थी, तो बहुत सारी कंपनियां, फाइज़र है और मेडोना वगैरह, कुछ रशियन साइंटिस्ट उन्होंने काम किया, फिर कुछ ऑक्सफोर्ड और वगैरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिफरेंट जो इंग्लिश कंट्रीज़ हैं वहाँ पे काम हुआ। तो वैक्सीनेशन के हवाले से इन्होंने आरएनए बेस, मतलब जीनोम बेस, अगर हम उसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में अगर डिस्कस करें, जीनोम बेस और प्रोटीन बेस डिफरेंट टाइप के उन्होंने वैक्सीनेशंस का काम स्टार्ट किया। अब टाइम काम तो ये था कि इसको प्रॉपर उस प्रोसीजर के तहत उसको चलाया जाता, लेकिन चूंकि हमारे पास टाइम कम था तो इसलिए एफडीए ने उनको अप्रूव कर दिया कि आप एमरजेंसी कंडीशन के अंदर आप इनको यूटिलाइज करवा सकते हैं, ठीक है। उसमें आपके पास अगर 6 टाइप्स की मेडिसिन वैक्सीन हैं जिसको अलाउ कर दिया गया है। 4 हैं जिनको मतलब 6 को जिनको एमरजेंसी की कंडीशन के अंदर, ये फाइजर वगैरह की मेडिसिन है, वैक्सीन है, जिसको बल्कि एफिकेसी भी उसकी देखी गई है, आई थिंक 90+ है, 95 या 94% के करीब बता रहे हैं उसकी एफिकेसी। बाकी जहाँ तक साइड इफ़ेक्ट्स की बात है, तो साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से अभी तक कोई इतने सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स देखे नहीं गए। फाइज़र के हवाले से ये एक तो वैक्सीनेशन के हवाले से ये ज़रूर देखा गया है कि जो हमारा जो नॉर्मल प्रोसीजर है HIV की डायग्नोस के लिए, जो पिक मेथड है हमारा, स्ट्रिप मेथड से बात करते हैं, तो बेसिकली वो प्रोटीन को हम लोग उसके अंदर चेक करते हैं कि आया इसके अंदर वो उस वायरस के अगेंस्ट प्रोटीन मौजूद है, उसको हम डिटेक्ट करके हम लोग ये देखते हैं कि भाई इस बंदे के अंदर HIV का वायरस मौजूद है कि नहीं। तो देखा गया है कि उनके अंदर फॉल्स पॉजिटिव जो रिजल्ट हैं HIV के, वो देखने में आए हैं उन लोगों के जिनको ये वैक्सीन लगाई गई। तो ये एक साइड इफेक्ट अभी तक जो नज़र आया। अब इसके बाद और कितने आएंगे ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि जाहिर है कि अभी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाई चीज़ें, और एक टाइम पीरियड जो रिक्वायर्ड होता है वो भी गुजरा नहीं। जब तक वो टाइम पीरियड नहीं गुजरेगा, जिन लोगों को वैक्सीन दी गई है उनके साइड इफेक्ट्स फिर ही पता चलेंगे क्या आते हैं, और ये कितनी एफिकेंट भी है, ये इसकी एफिकेसी कितनी है। क्लेम तो 94-95% की जाती है, लेकिन टाइम बताया गया कि क्या सिचुएशन है। अच्छा सर, इसके बारे में ये बताएं कि बेसिकली वैक्सीन है क्या और ये काम कैसे कर रही है? जैसे कि आपने भी बताया कि वो फॉल्स केसेस भी आए हैं, तो ये बेसिकली जिस्म में कैसे काम करती है? जिसम में सब हबसा चीज़ ये है कि वैक्सीन जो है ना, आप करते ये हैं कि आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करवाते हैं। इम्यून सिस्टम क्या है? आपकी बॉडी की एक आर्मी है, ठीक है।
कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई चीज़, कोई वायरल पार्टिकल, कोई बैक्टीरिया, कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई भी जो आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे या करने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसको ओवरकम करने के लिए, उसको रोकने के लिए आपकी बॉडी के पास एक अपनी आर्मी मौजूद होती है, एक डिफेंस सिस्टम मौजूद होता है। जब आप अपनी उस आर्मी को, अपने उस डिफेंस सिस्टम को कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा ट्रिक दे दें, कोई ऐसा पॉइंट दे दें, कोई ऐसी चीज़ बता दें कि भाई इस तरह का वो जानदार है, इस तरह की उसकी साख्त है, शक्ल सूरत है, ऐसे वो आएगा, उसका ये रास्ता होगा, तो जाहिर है उसको पकड़ना, उसको मारना आसान होता है। आप अवेयर हो तो आपके लिए ईजी होता है। तो बेसिकली जब हम वैक्सीनेशन करते हैं, हम उसका जीनोम या प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल करें। जिस तरह ये ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है, तो उसमें अगर हम देखते हैं कि उन्होंने स्पाइक्स प्रोटीन को यूटिलाइज किया जापान की, तो या डिफरेंट जिस तरह फाइजर वगैरह है, तो उन्होंने मैसेंजर आरएनए का इस्तेमाल किया, जीनोम का इस्तेमाल किया। तो हम लोग बेसिकली उसका जीनोम, वो पार्टिकल उस इंसान के अंदर इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसको आप वैक्सीन करवाना चाह रहे हो। तो उसके अंदर उस जीनोम के हवाले से हर एक मैसेंजर आरएनए प्रोटीन बनानी होती है। तो मखसूस प्रोटीन बनाएगा, वो वाली प्रोटीन जो उस वायरस की होगी। चूंकि आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी वो प्रोटीन बन चुकी होगी उस वैक्सीनेशन की वजह से, या उस डेड ऑर्गेनिज्म, आप डेड ऑर्गेनिज्म भी उसके अंदर डाल सकते हो। डिफरेंट मेथड है वैक्सीनेशन के अंदर। जी जी। तो आपने उस डेड ऑर्गेनिज्म को डाल दिया, या उसको कोई पार्ट डाल दिया, उसकी प्रोटीन डाल दी, या जीनोम डाल दिया। बेसिकली आपने अपने इम्यून सिस्टम को बता दिया कि ऐसा जानदार है, ऐसा पार्टिकल है, इसका ये फिनोमिना है, ये साइट ऑफ एक्शन है, तो आपका बॉडी अवेयर हो जाएगा। वो उसी लिहाज से, उसी तरीके से उस चीज़ को रोकने के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा। फिर जैसे ही ओरिजिनल पार्टिकल आएगा, ओरिजिनल डिजीज पार्टिकल आएगा, वायरस या बैक्टीरिया आएगा, तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम एफिशिएंटली, अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस अच्छी देते हुए उसको जल्दी कवर अप कर ले। बहुत शुक्रिया सर। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारे डॉक्टर साहब से कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।